नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को देखने और समझने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जरा सोचिए, किसी दिन अचानक जॉब चली जाए या घर में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। ऐसे में घबराहट होना लाजमी है, लेकिन इस विश्लेषण के खत्म होने तक एक ऐसा सॉलिड प्लान तैयार होगा जिससे किसी भी मुश्किल का सामना बिना किसी फाइनेंशियल डर के किया जा सकेगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। एक बेहद चौंका देने वाला नंबर देखते हैं, 75% यानी 75%। एक सर्वे के मुताबिक 75% इंडियंस के पास मुश्किल वक्त आने पर कोई भी इमरजेंसी सेविंग्स नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है, और जब कोई मुसीबत आती है तब हाई इंटरेस्ट वाले लोन या क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। तो इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए? आज के एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम देखेंगे दी इमरजेंसी सेविंग्स क्राइसिस, फिर बात करेंगे डेंजरस फाइनेंशियल मिस्टेक्स पर, उसके बाद अपने फ्रेमवर्क स्टेप 1 और 2 पर आएंगे, फिर फ्रेमवर्क स्टेप 3 और 4 को समझेंगे, और आखिर में जॉइन द फाइनेंशियल जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, दी इमरजेंसी सेविंग्स क्राइसिस। व्हाई आर वी सो अनप्रिपेयर्ड? आखिर हम आपातकाल के लिए तैयार क्यों नहीं है? असली दिक्कत आखिर है कहां? सबसे पहली बात तो यह है कि देश में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय ही काफी कम है, जिसका सीधा मतलब है कि बचत के लिए एक्स्ट्रा कैश ना के बराबर बचता है। कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च हो जाता है। रूरल एरियाज में 47% और अर्बन एरियाज में करीब 40% हिस्सा सिर्फ खाने और बेसिक्स पर चला जाता है। नतीजतन एक आम घर की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स पूरे साल में सिर्फ 53,000 रुपए रह जाती है। अब इतने कम सरप्लस में इमरजेंसी फंड के बारे में सोचना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस कम सेविंग का सबसे डरावना असर तब दिखता है जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। सच्चाई यह है कि किसी अच्छे अस्पताल में आईसीयू का एक दिन का खर्च ही आराम से 20 से 30,000 रुपए तक पहुंच सकता है। और स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि भारत में सिर्फ 41% घरों में ही हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लोगों को यह भारी भरकम खर्च अपनी जेब से ही चुकाना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, डेंजरस फाइनेंशियल मिस्टेक्स, द डेट ट्रैप्स वी फॉल इनटू, यानी वो कर्जे का जाल जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। अब मान लीजिए कि इंश्योरेंस है भी, तो क्या पूरी तरह से सेफ्टी मिल जाती है? यहाँ एक बहुत ही छुपा हुआ खतरा है। डेटा बताता है कि अगर मेडिकल बिल 1 लाख रुपए का आता है तो एवरेज क्लेम से सिर्फ 58,000 रुपए ही कवर होते हैं। बाकी के 42,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट यानी सीधा अपनी जेब से देने पड़ते हैं। बिना किसी ठोस प्लानिंग के ये 42% का अचानक आया खर्च किसी की भी बजट की कमर तोड़ सकता है। तो जब जेब में पैसा नहीं होता तो रुख हाई इंटरेस्ट डेट की तरफ हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। देखिए भारत में क्रेडिट कार्ड्स का चलन किस कदर बड़ा है। 2017 में जहां सिर्फ 33.8 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स थे, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 115 मिलियन होने जा रहा है। और चिंता की बात सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि यह है कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल लोग सिर्फ इमरजेंसी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली एक बेहद खतरनाक रास्ता है। ये आंकड़े हमारी अनप्रिपेयर्डनेस की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। जब सच में कोई इमरजेंसी आती है तो 35% लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास उधार मांगने जाते हैं, 29% अपनी जॉब या सैलरी एडवांस पर निर्भर करते हैं, और 25% लोग बाहर से कर्जा लेते हैं या अपने एसेट्स बेच देते हैं। लेकिन पर्सनल सेविंग्स का इस्तेमाल, हैरानी की बात है कि सिर्फ 11% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। सेविंग्स पर हमारी निर्भरता सबसे कम है, और इसी रियलिटी को हमें बदलना है। तो अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सेक्शन 3, फ्रेमवर्क स्टेप्स 1 एंड 2, डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग। ये रहे इस इमरजेंसी फंड फ्रेमवर्क के 4 कोर स्टेप्स। पहला, असली इमरजेंसी को पहचानना। दूसरा, टारगेट अमाउंट कैलकुलेट करना। तीसरा, पैसे को स्मार्ट तरीके से पार्क करना। और चौथा, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना। स्टेप 1, सबसे पहले ये बिल्कुल क्लियर करना होगा कि आखिर इमरजेंसी होती क्या है। जॉब चले जाना, कोई अचानक मेडिकल क्राइसिस आना, या परिवार की कोई बहुत जरूरी आवश्यकता, ये हैं ट्रू इमरजेंसीज। इसके उलट कोई नया गैजेट खरीदना, वेकेशंस पे जाना या लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, ये सब नॉन एसेंशियल हैं। हमें इन लाइफस्टाइल खर्चों को अपने इमरजेंसी फंड से मीलों दूर रखना है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस के वक्त के लिए है। चलिए स्टेप 2 पर आते हैं, यानी कैलकुलेशन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। खर्चों को अगर बांटें तो रेंट और ईएमआई लगभग 15,000, फूड और ग्रोसरी 18,000, इंश्योरेंस और यूटिलिटीज 11,000 और बाकी जरूरी चीजें करीब 10,000 रुपए। ये सारे एसेंशियल खर्चे हैं जिनका टोटल होता है 54,000 रुपए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इमरजेंसी फंड का टारगेट इसी 54,000 के आधार पर तय होना चाहिए, ना कि पूरी 1 लाख की सैलरी के आधार पर। और इस कैलकुलेशन का सबसे कमाल का हिस्सा यह है कि अगर 1 लाख में से 54,000 के एसेंशियल खर्चे निकाल दिए जाएं और बचे हुए 33,000 रुपए हर महीने अनुशासित तरीके से बचाए जाएं, तो मैथ बिल्कुल सिंपल है। महज 10 महीने के अंदर पूरे 6 महीने के खर्चों के बराबर का एक रॉक सॉलिड सेफ्टी नेट तैयार हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली पूरी तरह से अचीवेबल है। अब आते हैं तीसरे और चौथे कदम पर। सेक्शन 4, फ्रेमवर्क स्टेप्स 3 एंड 4, पार्किंग एंड ऑटोमेटिंग। पैसा कहां रखें और कैसे बचाएं। स्टेप 3 बताता है कि पैसे को स्मार्टली पार्क कैसे करना है। इसके लिए एक 2 लेयर्ड अप्रोच यूज की जा सकती है। लेयर 1 में आएंगे शुरुआती 3 महीने के खर्चे, जिन्हें ऑटो स्वीप एफडीज में रखा जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा फायदा है इंस्टेंट लिक्विडिटी, यानी बिना किसी पेनल्टी के पैसा तुरंत निकाला जा सकता है। फिर आती है लेयर 2, जिसमें बाकी का फंड जाएगा। इसे लिक्विड डेट फंड्स में डाला जा सकता है, जहां एफडी जैसा सेफ रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही कैपिटल गेन्स पर बेहतर टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप 4, ऑटोमेट द बिल्ड। हम इंसान हैं और डिसिप्लिन मेंटेन रखने में कभी कभी चूक हो जाती है, इसीलिए सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम सेट होना चाहिए कि हर महीने इनकम का 20 से 30% हिस्सा सैलरी आते ही अपने आप कट कर इमरजेंसी अकाउंट्स में चला जाए। जब प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा तभी फाइनेंशियल डिसिप्लिन सच में बन पाएगा। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, जॉइन द फाइनेंशियल जर्नी, योर नेक्स्ट स्टेप्स। लेकिन देखिए, इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले 2 ऐसी चीजें हैं जो इमरजेंसी फंड से भी पहले आनी चाहिए। पहली शर्त एक कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, और दूसरी शर्त परिवार की पूरी सुरक्षा के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये दोनों होने ही चाहिए। और हाँ, एक और गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, इमरजेंसी फंड का मेन मकसद हाई रिटर्न कमाना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है मुश्किल वक्त में पैसे का तुरंत अवेलेबल होना। अगर फोकस हाई रिटर्न्स कमाने पर है तो उसका रास्ता थोड़ा अलग होता है।
जैसे कि हमारे सोर्सेज भी हाईलाइट करते हैं, हायर रिटर्न्स के लिए हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। असली वेल्थ बनाने के इस तरीके को डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री इन्वेस्टिंग वेबिनार्स को ज्वाइन किया जा सकता है। वहां इस पर गहराई से बात की जाती है। और अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा काम अभी करना है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे लगातार सीखते रहना और अपडेट रहना ही एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की सबसे बड़ी गारंटी है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और बात, ऐसी जरूरी जानकारी सिर्फ खुद तक नहीं रखनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर को अभी लाइक करें और अपने परिवार, दोस्तों और पूरी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करें। एक छोटा सा शेयर किसी को भी उधार और कर्जे के जाल में फंसने से बचा सकता है। और आखिर में यही एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हमारा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट 2026 की आने वाली अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है? अगर जवाब नहीं है तो आशा है कि आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। सीखते रहिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।